एलाइस इन बॉर्डरलैंड के फर्स्ट सीज़न का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है अरीसू। वो एक गेम प्लेयर है और हर वक्त गेम्स खेलता रहता है। उसका बड़ा भाई उसे किसी इंटरव्यू में ना जाने की वजह से डांटता है और कहता है कि वो एक पैरासाइट है। अरीसू कहता है कि अगर हकीकत में ऐसा है तो वो घर छोड़ देगा, और एक दिन वो घर छोड़ भी देता है। अरीसू का एक दोस्त है जिसका नाम है करूबे। करूबे को हाल ही में जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपनी बॉस के साथ रिलेशनशिप में होता है। अरीसू का एक और दोस्त है जिसका नाम है छोटा। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक इमेजिनरी ज़ोंबी का जिक्र करते हैं। करूबे कहता है कि अरीसू समझदार है इसलिए वो ज़ोंबी से बच सकता है। इसके अलावा करूबे अरीसू को कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे और उनके साथ मिलना जुलना कम कर दे। ये बात अरीसू को कुछ खास पसंद नहीं आती और उन तीनों का मूड ख़राब हो जाता है। करूबे अरीसू को बाद में अपने कंधों पर उठाता है और सड़क पर घूमने लगता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है और वो तीनों ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बाहर तो कोई इंसान नहीं है और उनके सेल फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते। अरीसू इन सब के बारे में कहते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है, ना उन्हें अब काम पर जाना पड़ेगा और ना ही उनसे कोई नाराज़ होगा। लेकिन फिर अचानक एक बड़ी बिल्डिंग की लाइट ऑन होती है जिस पर एक मैसेज लिखा होता है कि गेम कुछ देर में शुरू होगी। साथ ही एरोज उन्हें बताते हैं कि किस डायरेक्शन को जाना है। वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक और बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां मज़ीद डायरेक्शंस बनी होती हैं। वहां एक लड़की आती है जिसका नाम है शिबुकी। शिबुकी उन्हें बताती है कि ये गेम उन्हें खेलनी ही होगी। गेम का नाम है डेड और अलाइव। इस गेम को जीतने के लिए उन्हें दी गई टाइम लिमिट में सही दरवाज़ा चुनना होगा। पहले कमरे का दरवाज़ा एक लड़की खोलती है और उसे मार दिया जाता है क्योंकि उसने गलत दरवाज़ा खोला होता है। दूसरे कमरे का दरवाज़ा करूबे हिम्मत करके खोलता है और थैंक गॉड वो बिल्कुल ठीक दरवाज़ा होता है। वो तीनों आपस में बहस करते हैं और लड़ते हैं कि उन्हें आगे क्या करना होगा। अरीसू अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू गेम को कंप्लीट करता है और वो तीनों बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सामने टेबल पर 3 क्लब कार्ड्स पड़े हुए हैं। उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है कि उन्हें 3 दिन का वीज़ा दिया गया है, यानी वो 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद सामने से एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और उसे अब गेम नहीं खेलनी। ये कहते ही लेज़र उसे मार देती है। शिबुकी उन्हें बताती है कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें ये गेम खेलनी ही पड़ेगी, वरना उन्हें भी मार दिया जाएगा। और इस तरह एपिसोड 1 यहाँ ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत उसागी के फ्लैशबैक से होती है जो अपने बाबा के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने आती है। फिर हमें टोक्यो वापस ले जाया जाता है जहाँ छोटा अरीसू को बताता है कि उसका रेडियो नहीं चल रहा। उस ज़माने के रेडियोस फ्रीक्वेंसी पर चलते थे। फिर चारों खाना खाने लगते हैं। अरीसू शिबुकी से पूछता है कि जब सब लोग गायब हुए थे तब वो कहाँ थी। शिबुकी उसे बताती है कि वो पहले भी गेम खेल चुकी है। करूबे कहता है कि यकीनन तुमने बाकी प्लेयर्स को अपने लिए इस्तेमाल किया होगा। शिबुकी कहती है उसने वही किया जो उसे ज़िंदा रहने के लिए करना चाहिए था। छोटा पहले वाली गेम में अपना पाँव जला चुका होता है। अरीसू और करूबे एक और गेम खेलने का सोचते हैं ताकि वो बाहर निकल सकें और एक डॉक्टर ढूंढ सकें। वो एक और गेम खेलते हैं। वो अपने आप को 10 लोगों के ग्रुप में पाते हैं। उसागी जिसका जिक्र हमने एपिसोड 2 की शुरुआत में किया था वो इनमें से एक होती है। इस गेम का नाम है टैग और इस गेम में एक आदमी के टैग करने से बचना होगा और एक खुफिया सिंबल को दी गई टाइम लिमिट 20 मिनट में ढूंढना होगा। गेम स्टार्ट होता है और एक आदमी जिसका नाम टैगर है वो अंधाधुन लोगों पर गोलियां चला रहा होता है। इस दौरान शिबुकी छोटा को बताती है कि ज़िंदा रहने के लिए उन्हें एक साथ काम करना होगा। वो छोटे को बहका देती है। गेम की बात की जाए तो टैगर आधे आदमियों को मार चुका होता है और बाकी के प्लेयर्स अब सोचते हैं कि क्यों ना साथ मिलकर लड़ा जाए। अरीसू और उसागी सिंबल ढूंढते हैं जबकि बाकी टैगर को मारने में लग जाते हैं। अरीसू एक बड़े कमरे में जाता है जहाँ एक और गार्ड मौजूद होता है। अरीसू उससे लड़ते हुए दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसे 2 बटन्स दिखते हैं। उन बटन्स के साथ ही लिखा होता है कि दोनों को एक साथ दबाना होगा। अरीसू मदद के लिए चिल्लाता है। उसागी एक फ्लोर से दूसरे और फिर अरीसू तक पहुंच जाती है। दोनों गार्ड्स को हराते हैं और एक साथ बटन को दबा देते हैं। दूसरी तरफ करूबे और बाकी मेंबर्स टैगर को हरा चुके होते हैं। जैसे ही वो दोनों बटन्स को दबाते हैं तो उनके सेलफोन में लिखा आता है गेम ओवर। टैगर और गार्ड को कॉलर बॉम्ब के जरिए मार दिया जाता है जिसे उन्होंने गले में पहना हुआ था। करूबे रेडियो कम्युनिकेटर पे एक आवाज़ सुनता है जिसे वो डेड प्लेयर की पॉकेट से उठा लेता है जो अगूनी का दोस्त था। वो एक आदमी की आवाज़ सुनता है जो कि कहता है कि अब उनके हाथों में उनका जवाब मौजूद है। आवाज़ उन्हें कहती है कि अब उन्हें बीच पर वापस लौट जाना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारी एपिसोड 2 भी ख़त्म होती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अरीसू को डेड गार्ड के लिए दुखी देखते हैं। उसागी उसे बताती है कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करना होगा।
अरीसू और करूबे वापिस शिबुकी और चोटा के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक और गेम में शामिल होना होगा। वो एक और गेम में शामिल होते हैं जिसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि उन्हें सामने पड़े हथियारों में से हथियार इस्तेमाल करके अपना बचाव करना होगा, लेकिन उन्हें इसके साथ साथ अपने सर पर गॉगल्स भी पहननी होंगी। ये गेम बहुत ही डेंजरस गेम है जिसमें एक मेंबर को भेड़िए का रूप सौंपा जाएगा और बाकी मेंबर्स को भेड़िए के बच्चों का रूप दिया जाएगा। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। इस गेम के एंड में सिर्फ भेड़िया ही बच सकेगा, बाकी सबको कॉलर में लगे बॉम्ब की मदद से मार दिया जाएगा। भेड़िए का रूप सबसे पहले छोटा को दिया गया और इस तरह फिर बारी बारी भेड़िया का रूप छोटे से करूबे, करूबे से अरीसू और अरीसू से शिबुकी को सौंपा जाता है। शिबुकी वहाँ से भाग जाती है। शिबुकी के बाद भेड़िए का रूप अरीसू को सौंपा जाता है। अरीसू के दोस्त अरीसू से दूर चले जाते हैं ताकि अरीसू बच सके, क्योंकि एंड में सिर्फ वही बच सकता था जो कि भेड़िया होगा। अरीसू गॉगल्स को उतारना चाहता है लेकिन वो उतार नहीं पाता और उसके बाद कॉलम में लगा बॉम्ब फट जाता है और अरीसू के सारे दोस्त मर जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में अरीसू एक सड़क पर लेटा होता है जहाँ पर से उसागी, जो कि अपने बाबा के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने आई थी, वो गुजरती है। वो अरीसू को बचा लेती है। जब अरीसू को होश आता है तो उससे कहता है कि उसने उसे क्यों बचाया, वो भी अपने दोस्तों की तरह मर जाना चाहता था। उसागी अगले गेम के लिए अरीसू को बना लेती है। अगली गेम एक बस से स्टार्ट होती है। बस में पहले से 3 खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो कि एक टीम की तरह काम करते हैं। इस गेम का नाम था डिस्टेंस। प्लेयर को डिस्टेंस तय करके अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। उन प्लेयर्स में एक प्लेयर का नाम टाकुमाकी था जिसके पाँव में मोच आई होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। वो अपने दूसरे साथियों को जाने के लिए कहता है। बस स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं होता, इसलिए उन्हें पैदल सफ़र करना पड़ता है। रास्ते में एक पैंथर आता है जो कि ईजान नामी खिलाड़ी को खा जाता है। बाकी खिलाड़ी बच जाते हैं। रास्ते में अरीसू को एक बाइक दिखती है जिसके बारे में वो जानता होता है। वो बाइक डीजल से चलती है। अरीसू बाइक में से फ्यूल निकाल लेता है ताकि उसे बस में भर सके। वो टाकुमाकी को बचाने के लिए वापस जाता है, जबकि उसागी और यमन वहाँ पर अरीसू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हें अचानक फील होता है कि उनका ब्रिज टूट रहा है। वो वहाँ से भागते हैं लेकिन पानी उनकी जानिब बहुत तेज़ी से भरता है। पानी यमन को अपनी लपेट में ले लेता है, जबकि अरीसू बस को तेज़ी से वहाँ पर ले आता है और उसागी को बचा लेता है। और फिर बस पे गोल लिखा हुआ आता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। और इसी तरह ये गेम और एपिसोड नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 5 में अरीसू गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो सिर्फ खिलाड़ी से पूछते हैं कि क्या उनके पास बीच के बारे में कुछ मालूमात है। अरीसू और उसागी बीच को ढूंढने निकलते हैं और आखिरकार वो बीच को ढूंढ भी लेते हैं, जो कि 5 स्टार होटल की बिल्डिंग जैसा होता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर अगवा कर लिया जाता है। उन्हें बिल्डिंग के हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हुलियस लीडर सिर्फ एक ही लग रहा होता है। लीडर बड़े कमरे का दरवाजा खोलता है और दिखाता है कि वो उन कार्ड्स को मार्क कर रहा है जो उसने पाए हैं। लीडर उन्हें बताता है कि नॉर्मल दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी वापस जा सकता है, जिसके लिए इन सब कार्ड्स को इकट्ठा करना होगा जो रिवार्ड के तौर पर इन्हें दिए जाते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद लीडर बीच के 3 रूल्स के बारे में बताता है। नंबर 1, आप जहाँ भी चाहे स्विमिंग सूट पहनकर जाएं। नंबर 2, मेंबर के जीते हुए सभी कार्ड बीच के होंगे। और नंबर 3, धोखेबाजों को मौत मिलेगी, यानी बीच को जिसने भी धोखा दिया उसे वहाँ पर मार दिया जाएगा। लीडर जो कि हेडर कहलाते हैं, अनाउंस करते हैं कि उसे नए 2 गेम ढूंढे हैं और अरीसू को उस गेम में सेलेक्ट करने के लिए एन उसे एक गेम में ले जाती है ताकि वो देख सके अरीसू बीच के अच्छे एग्जीक्यूटिव है कि नहीं। अरीसू उस गेम को क्लियर करता है और बीच में उसागी से मिलता है। वहाँ अगूनी और उसका ग्रुप आ जाता है। क्वीन अरीसू से कहती है कि वो अगूनी से दूर रहे क्योंकि बीच के मिलिटेंट्स है। वहाँ हेटर एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें अरीसू को शामिल होने का कहता है। एपिसोड का एंड हेटर का अरीसू को ड्रिंक पर बुलाने पर हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में उसागी अरीसू को जगाती है। अरीसू से कहता है कि उन्हें मजीद मालूमात की जरूरत है। अरीसू को बंदूक की आवाज़ आती है। वो देखता है हेटर के आदमी डंपर से दूर हट रहे हैं। वो उनका पीछा करता है। अरीसू डंपस्टर के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ पर क्वीना और उसकी दोस्त चीशिया आ जाती है। क्वीना और चीशिया अरीसू को बताती है कि मिलिटेंट हेटर को मारकर उसकी पोजीशन हथियाना चाहता है। चीशिया अरीसू को कार्ड चुराने और बीच छोड़ने के प्लान के बारे में बताती है। दूसरी तरफ सब लोग बहस कर रहे होते हैं कि अगला लीडर कौन होगा। अगूनी के आदमी सब लोगों से गन पॉइंट पर वोट हासिल कर लेते हैं। चीशिया अरीसू को अपने प्लान में शामिल कर लेती है। जब अगूनी अनाउंसमेंट कर रहा होता है तो चीशिया अरीसू को उसके कमरे में भेजती है ताकि वो कार्ड चुरा सके। चीशिया अरीसू को कार्ड चुराने का कोड बताती है जो कि गलत होता है और वो अरीसू को फंसा रही होती है, जैसा कि लग भी रहा होता है। कुछ लोग अरीसू को पकड़ के ले जाते हैं। अरीसू को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और अगूनी के लोग उसागी को भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। दूसरी तरफ चीशिया कार्ड चुरा लेती है। क्वीना चीशिया से कहती है कि उसे अरीसू को फंसाना नहीं चाहिए था। चीशिया को पता लगता है कि अब वो बीच से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बीच को खेल के मैदान में बदल दिया जाता है। गेम की अनाउंसमेंट की जाती है। सभी लोग लॉबी में जमा होते हैं मगर अरीसू नहीं आता क्योंकि उसे अगवा किया होता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक औरत फर्श पर मरी हुई है और किसी ने चाकू से उसके सीने पर वार किया हुआ है। इस गेम में हमें यही पता लगाना है कि इस औरत को किसने मारा है। इस गेम का टाइम 2 घंटे है और इसका नाम वॉच हंट है। इस गेम की इंस्ट्रक्शंस यही है कि जो भी विच हंट होगा उसे फायर ऑफ जस्टिस में फेंक दिया जाएगा।
एपिसोड 7 एक्शन से भरी हुई है। सब लोग उसागी को फायर ऑफ जस्टिस में फेंकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसागी ने ही उस औरत को मारा है क्योंकि वो उसकी दोस्त है। फिर वहाँ मीरा आ जाती है, उन्हें रोकती है और कहती है कि उन्हें साबित करना होगा उन्होंने 1 घंटे में क्या किया है और वो किस बिना पर उन्हें फायर ऑफ जस्टिस में फेंक रहे हैं, तभी किसी को सजा दी जा सकती है। एन के हाथ में खून के धब्बे वाला रुमाल होता है। सब लोग उससे रुमाल के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि ये हैटर का खून है। हैटर को मार दिया जाता है। अगूनी और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और कहता है कि इस कब्र में उसके अलावा कोई भी विजेंट हो सकता है, इसलिए वो सब पर गोलियां चलाना शुरू करता है। उसागी अपना और आखिरी बचा फोन जो कि अरीसू का होता है वो उठाती है और भाग जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात टट्टा से होती है जिसे वो टैग गेम से जानती होती है। इसके बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं। क्वीना और चीशा कंट्रोल रूम में होती हैं और वो सबको देख रही होती हैं। वो देखती हैं कि एन लेबोरेटरी में कुछ ढूंढ रही है। क्वीना लेबोरेटरी जाती है और एन से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। तब एन उसे बताती है कि वो एक खास केमिकल ढूंढ रही है जिसकी मदद से उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। जब वो जाने लगती है तो अगूनी का एक गार्ड रास्ते में आ जाता है। क्वीना एन से जाने को कहती है और वो बाद में अगूनी के गार्ड से लड़ती है। लड़ते हुए दोनों एक दूसरे को अपना बैकग्राउंड बताते हैं। क्वीना बताती है कि वो लड़का होती थी, उसके बाप को उसके कमरे में कुछ कॉस्मेटिक्स दिखी तो उसने उसे घर से निकाल दिया और उसके बाद क्वीना यहाँ पर आ गई। गार्ड क्वीना को बताता है कि वो एक ब्लॉगर हुआ करता था जिसे वो अहमियत ना मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, तभी वो इस दुनिया में आ गया ताकि वो कुछ बन सके और खुद को साबित कर सके। दूसरी तरफ अरीसू कुर्सी पर चढ़ जाता है और अपने चेहरे से टेप हटाता है। वो मदद के लिए चलाता है। उसागी और टट्टा उसी वक्त हॉल से गुजर रहे होते हैं। उसागी को कुछ सुनाई देता है। उसागी आवाज़ की मदद से अरीसू तक पहुँचती है और उसे आज़ाद कर देती है। एक कमरे में चले जाते हैं। अरीसू इस गेम को सोचने लगता है। अरीसू कहते हैं उन्हें वैसे ही सोचना होगा जैसा कि इस गेम का मास्टरमाइंड सोचता है। वो इस गेम को शुरू करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ फैन पता लगा लेती है कि उस औरत को किसने मारा होता है। वो कहती है कि वो जानती है कि इस औरत को किसने कत्ल किया है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो अगूनी के 2 आदमी उसे मार देते हैं। अरीसू कहता है कि शायद वो जानता है कि विच कौन हो सकता है। और इस तरह एपिसोड 7 यहाँ पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत में अगूनी सब प्लेयर्स को साइड में करता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है इन सबको मार डाले। अरीसू उसके पास आता है और कहता है उसे ये सब रोकना होगा, लेकिन अगूनी से मारने लगता है और कहता है वही असल विच है। अरीसू कहता है कि अगूनी असल विच नहीं हो सकता, उसने हैटर को तो मारा है लेकिन उस औरत को नहीं मारा। इसके साथ साथ अरीसू ये भी कहता है कि अगर अगूनी चाहता तो बीच पर कब्जा कर सकता था क्योंकि उसके पास बंदूकें हैं। हैटर और अगूनी असल में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एपिसोड हमें पीछे के वाकयात की तरफ ले जाती है और हम देखते हैं कि इस तरह हैटर ने खुद को मॉन्स्टर में बदला और बहुत सारे लोग को मार डाला जिन्होंने उससे अपने कार्ड छुपाए थे। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हैटर अपना वीज़ा भरवाने गया तो उसके साथ क्या सलूक हुआ। वो मरकर ही वापस आया। अगूनी हैटर से कहता है वो बीच छोड़ना चाहता है क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त हैटर को खोया है, लेकिन हैटर उसे बीच के तीसरे रूल को याद कराता है और उसे गोली मारने लगता है, लेकिन अगूनी उसे पहले गोली मार देता है। फिर अरीसू कहता है कि उस लड़की को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद ही अपने आप को मारा है और वही असल विच है। वो कहता है कि गेम का मास्टरमाइंड हमारे दिलों से खेलना चाहता है। इसके बाद असाही खड़ी होती है और कहती है कि वो गेम में डीलर के तौर पर काम करती थी और ये कहते हैं इसे लेजर आर्ट मार देती है। दूसरी तरफ फायर ऑफ जस्टिस बढ़ने लगती है। वो लोग विच की बॉडी उठाते हैं और उसे फायर ऑफ जस्टिस में फेंकने के लिए ले जाते हैं। अगले दिन अरीसू और उसागी इस वीडियो को देखते हैं जिसे असाही ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। असाही और उसकी दोस्त टोक्यो जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है और वहीं उन्हें गेम के डीलर और असिस्टेंट के तौर पर चुन लिया जाता है। असाही और उसकी दोस्त गेम को बनाने में मदद करती थी और नकली प्लेयर्स के तौर पर काम करती थी और असली प्लेयर्स को भटका देती थी। इसके बदले में उन्हें 2 हफ्ते की ज़िंदगी दे दी जाती थी और अगर ये बात उन्होंने किसी को बताई तो उन्हें मार दिया जाएगा। जैसे कि असाही ने ये बात बताई तो उसे मार दिया गया। इसके अलावा भी एक वीडियो असाही ने रिकॉर्ड की होती है जिसमें वो गेम के मास्टरमाइंड्स की जगह दिखाती है। वो लोग खिलाड़ियों पे हंसते हैं और गेम बनाते हैं। अरीसू और उसागी भी इस जगह पे जाते हैं लेकिन सबको मरा हुआ पाते हैं। क्वीना और चीशा भी वहाँ पर आ जाती हैं और उनमें बात होती है। चीशा कहती है कि ये लोग गेम के मास्टरमाइंड नहीं है बल्कि इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं। तभी एक वीडियो ब्रॉडकास्ट होती है और ये मीरा ही है जो इन्हें बताती है कि बच्चे भी खिलाड़ी अगली गेम में शामिल होंगे और इस बार इन्हें फेस कार्ड के खिलाफ जाना होगा। अरीसू कहता है कि कम से कम उन्हें इस बार ये तो पता है कि उनका दुश्मन कौन है और इस तरह लाइस इन बॉर्डरलैंड का सीजन में यहाँ पर खत्म हो